हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हिमांशु मिश्रा, बच्चों आपका फिजिक्स टीचर। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 2 में हमारा कैपेसिटेंस पोर्शन खत्म होने वाला है। ऑलमोस्ट हम लोग आखिरी पड़ाव में हैं। लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि दो कैपेसिटर को अगर फुल्ली चार्ज करके किसी पोटेंशियल से चार्ज किया जाए और उसे फिर आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो किस तरीके से एनर्जी की क्या होती है, शेयरिंग होती है। तो खाली हमने डेरिवेशन किया था और फाइनल एक्सप्रेशन पे पहुंचे थे। वो फाइनल एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर आगे उसके डिस्कशन करते हैं, फिर उसके बाद जो आगे टॉपिक होगा उसको देखेंगे। चलिए, लास्ट आपको याद होगा तो हम लोगों ने डेल्टा यू यानी चेंज इन एनर्जी की बात कर रहे थे। तो क्या आया था एक्सप्रेशन, C1 C2 अपॉन 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2, है ना। और यहाँ क्या आया था, यहाँ आया था V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। और ये डेल्टा यू में बेटे हम लोगों ने क्या किया था, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यानी जब वो अलग अलग थे तब उनकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट की थी और जब उनको हमने कंबाइन कर दिया, पैरेलल कनेक्शन कर दिया, देन हमने एनर्जी को क्या किया, लिखा और फिर हमने एनर्जी डिफरेंस को रखा। और वी हैव फाउंड दैट C1 C2 अपॉन 2 प्लस ब्रैकेट में 2 C1 प्लस C2 एंड ब्रैकेट में उसके मल्टीप्लाई में V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इससे हम लोग कंक्लूड करते हैं कि क्या बात निकाल सकते हैं, क्या एनर्जी पहले की ज्यादा थी कि बाद की ज्यादा है ना। तो देखिए C1 C2 और C1 प्लस C2 आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। ये क्या होती है, कभी नेगेटिव नहीं होती। कैपेसिटेंस बेटे चार्ज रखने की कैपेसिटी या तो एकदम जीरो होगी या तो वो चार्ज रखेंगे। तो चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव कैपेसिटेंस होगी, चार्ज नहीं रखेंगे तो जीरो कैपेसिटेंस होगी। तो ये तो कभी क्या है, जीरो नहीं होने वाला, पॉजिटिव नहीं होने वाला, नेगेटिव नहीं होने वाला। और अगर V1 V2 में मान लीजिए V1 बड़ा है V2 से, तो V1 माइनस V2 क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव मिल जाएगा। और अगर V2 बड़ा है V1 से, तब भी बेटे आपको क्या है, ये निगेटिव वैल्यू देगा। निगेटिव का अगर स्क्वायर कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी राइट साइड में सारी क्वांटिटी क्या है, प्लस है। राइट साइड में सारी क्वांटिटीज क्या है बेटे, प्लस है। तो उससे हम लोग क्या निकालेंगे, जब राइट साइड में सारी क्वांटिटीज प्लस है, यानी डेल्टा यू की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो से ज्यादा आने वाली है। डेल्टा यू की वैल्यू जीरो से ज्यादा आने वाली है। डेल्टा यू क्या था बेटे, यू आई माइनस यू एफ इज ग्रेटर देन जीरो, और इसकी जगह हमने ये लिख दिया। अब यू एफ को उधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि इनिशियली एनर्जी ज्यादा थी और प्रोसेस के एंड में एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो जब आपने शुरुआत करी एनर्जी ज्यादा थी और जब प्रोसेस एंड किया तो एनर्जी कम हो गई। इससे क्या तात्पर्य, व्हाट डज इट मीन, ये क्या बताता है कि पहले एनर्जी ज्यादा था, बाद में एनर्जी कम। इट मीन्स एनर्जी का कुछ न कुछ लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि शेयरिंग में एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। एंड कितना होता है, यू कैन कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला, C1 C2 अपॉन 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिखिए कंक्लूजन में क्या लिखे कि सो देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी का क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स, लॉस होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब नोट करके ये लिख ले कि एनर्जी किस फॉर्म में क्या होगी, लॉस होगी। नोट करके, तो ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में क्या होगी, उससे रेडिएट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, जैसे कि आप फोन से बात कर रहे हैं तो जो एनर्जी की ट्रांसमिशन हो रही है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है। ठीक है, इसी तरीके से आपके बॉडी से जो हीट निकल रही है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, द लॉस ऑफ एनर्जी is converted बाय एनर्जी कंजर्वेशन में आपने ये जाना कि एनर्जी कभी भी न तो डिस्ट्रॉय होती है न तो प्रोड्यूस होती है। हाँ, इसको चेंज किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो वैसे ही लॉस ऑफ एनर्जी हुई तो, लेकिन इसका कुछ और भाई कंजर्वेशन के रूल से ये कहीं जाना नहीं चाहिए। तो कंजर्वेशन के रूल से इसको क्या होना चाहिए, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये कन्वर्टेड इन
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, EMW एनर्जी, EM एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूनिट है, हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के बारे में हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखना ज्यादा बेहतर है इसको। चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक पर। अब मैं शुरू से मतलब जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा तब भी मैंने कहा कि दो चार्जेस को फ्री स्पेस में रखिए, एक बार मीडियम में रखिए। मीडियम का नाम हमने डाइलेक्ट्रिक लिया, तो ये डाइलेक्ट्रिक्स का कई बार मैंने नाम लिया और मैंने कहा कि बेटे हम आपको चैप्टर 2 में बताएंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डाइलेक्ट्रिक्स। बेटे, तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? आपने ये पढ़ा कि कुछ मटेरियल्स कंडक्टर होते हैं, कुछ मटेरियल नॉन कंडक्टर्स होते हैं। तो नॉन कंडक्टर्स में याद रखिएगा, नॉन कंडक्टर्स में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाए, देखिए नॉन कंडक्टर्स में करंट नहीं फ्लो होती, याद रखना। तो नॉन कंडक्टर्स में कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? प्रेजेंट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स बोलते हैं। तो अभी भी देखिए ये करंट को फ्लो नहीं कराता, बस चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं इसके सरफेस पे। तो सर आप कहेंगे कि सर चार्ज प्रोड्यूस हो गया तो करंट भी प्रोड्यूस होना चाहिए। नहीं, देखिए चार्ज जब मूव करता है तब करंट प्रोड्यूस होती है, सिर्फ चार्ज होने से करंट प्रोड्यूस नहीं होती। तो इसमें चार्ज मूव नहीं करता, चार्जेस क्या हो जाती हैं? किनारे पर पहुंच जाती हैं मोमेंटरली, और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो जाता है, करंट मूव नहीं कराता। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स हैं, यानी इसमें किसी भी हालत में करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन अगर इनको एक्सटर्नल फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो ये इलेक्ट्रीफाइड हो जाती हैं। दैट मीन्स ये इनके अंदर बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो जाता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। Dielectrics are non-conducting material which becomes electrified in external कैसे मटेरियल्स हैं बेटे? आपके पेपर हो गए, प्लास्टिक है, प्लास्टिक में करंट प्रोड्यूस हो, करंट जाती पास होती है नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो जाता है जब इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है। ग्लास है आपका, वैक्स है, ठीक है, माइका, डिस्टिल वाटर, ये सब क्या इसके एग्जांपल्स हैं एक्चुअली। आगे चलते हैं। आई थिंक आपको डाइलेक्ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स।
तो इसमें दो टाइप होते हैं, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होता है बेटे, दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होता है। बारी बारी से समझते हैं। पहला हेडिंग कर लीजिए पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स बेटे, ऐसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स जिनमें पोलर मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे HCl, NaCl, यानी जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ एक आपका आयन पॉजिटिव हो, एक आयन नेगेटिव हो। ऐसे मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो ऐसा डाइलेक्ट्रिक जो पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, जैसे HCl, तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स हैविंग polar molecules is called polar dielectrics। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है आपके? HCl, H2O, C2H2OH, C2। केमिस्ट्री थोड़ी मेरी वीक है। ठीक है बच्चा। अब देखिए, हमारा जो पोलर मॉलिक्यूल होता है, अब आपको याद होगा कि जब हम लोग डायपोल पढ़ रहे थे, तो डायपोल में हमने क्या पढ़ा कि अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर रखे हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक डायपोल। और हर एक डायपोल का एक डायपोल मोमेंट होता है, उसका डायरेक्शन किधर की तरफ होता है? माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो अगर बेटे हमारा एक मॉलिक्यूल है HCl, तो H पे क्या होता है? प्लस, और Cl पर नेगेटिव आयन होता है कि नहीं? तो ये इक्वल चार्जेस रखता है, और अपोजिट चार्जेस, तो ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज रखने वाला मॉलिक्यूल है। तो इसे क्या सपोज किया जा सकता है? इलेक्ट्रिक डायपोल सपोज किया जा सकता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक डायपोल क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। और हर एक डायपोल का एक क्या होता है बेटे? डायपोल मोमेंट होता है। क्या होता है? डायपोल मोमेंट। तो अगर किसी सब्सटेंस की बात करें, मान लीजिए मैंने एक क्या किया, एक कोई पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का पूरा मटेरियल ले लिया, तो उसमें क्या होंगे? ढेर सारे आपके क्या होंगे? डायपोल मोमेंट्स होंगे कुछ इस तरीके से। लेकिन उनका डायरेक्शन जो होगा वो चूंकि कोई बाहर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो रैंडमली कोई इधर की तरफ, कोई इधर की तरफ, है ना? मैंने जिसे ऐसे ले लिया। ये सपोज कर लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक्स का क्या मीडियम है जिसमें आपके डायपोल्स इस तरीके से अलाइंड है। अब अगर डायपोल अलाइंड है तो अगर आप सबके डायपोल मोमेंट्स देखें, इसका इधर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ, इसका इधर की तरफ, इसका इधर की तरफ, इसका इधर, तो ये 3-4 मैंने बनाया है। लेकिन अगर एक बड़े से सब्सटेंस में, मतलब जैसे वैक्स का आपने इतना बड़ा टुकड़ा ले लिया, तो सारे मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके आप जब देखेंगे तो कोई इधर, कोई उधर, कोई इधर, तो इनके ओरिएंटेशन क्या होते हैं? इधर उधर होते हैं। इस वजह से नेट डायपोल मोमेंट, भाई वेक्टर क्वांटिटी है, एक इधर की तरफ गया, एक इधर की तरफ, जोड़ दिए तो वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई ना। तो ओवरऑल जब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आता है? इनका 0 आता है। ठीक है, इसको अभी डायग्राम को भी बनाना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब मैं बोलूंगा तब बनाना है आपको। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या आएगा? इसका 0 आएगा। ठीक है, जब इनके क्या होंगे? डायपोल्स रेंडमली अलाइंड होंगे, मतलब कोई इधर कोई इधर, मतलब डायरेक्शन इनके फिक्स नहीं होंगे। लेकिन जब बेटे हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, जब जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो होगा क्या? जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे
तो ये क्या हो जाएंगे, एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब डायपोल मोमेंट्स देखिए, माइनस से प्लस की तरफ होता है कि नहीं, मैंने बताया भी है। तो सब एक डायरेक्शन में हो गए, सब एक डायरेक्शन में हो गए, तो ये अब क्या होगा, कुछ डायपोल मोमेंट शो करेगा, यानी इसकी अब वैल्यू पहले से जो पहले 0 आ रही थी अब 0 ना आके नॉन जीरो वैल्यू आएगी, मतलब 1 2 3 4 5 जो भी आए कुछ एक वैल्यू आएगी। तो अगर अब इसकी नॉन जीरो क्या है, वैल्यू है डायपोल मोमेंट की, तो जब डायपोल मोमेंट की वैल्यू नॉन जीरो होती है तब ऐसे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड शो करते हैं। आपने पढ़ा जब डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है, आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका एक्सप्रेशन किया आया होगा E इज इक्वल टू मुझे 1/4πε0, एक बार 2p/r³ आया था, एक बार p/r³ आया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है। तो अब ये डायपोल में क्या हो जाएगा, सॉरी ये मटेरियल में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं रहेगा। तो ये डायग्राम बना लीजिए, ये पहले इसको अलग से बनाना, फिर व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट तब ये बनाना। लेकिन अभी मैं लिखूंगा पहले कुछ, तब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको फर्स्ट बोल दे रहा हूँ कि आपको फर्स्ट ये बनाना है और सेकंड ये बनाना है। तो जब मैं बोलूंगा फर्स्ट बनाइए ये बनाना, सेकंड बोलूंगा तो ये बनाना। ठीक है, तो यहां नोट करके लिखिए नीचे, एवरी टाइम पोलर मॉलिक्यूल act as a electric dipole, so they have electric dipole moment. ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। चलिए लिखिए, नोट कंप्लीट कर। इन द एब्सेंस ऑफ, मैं बोल रहा हूं उसको जरा लिखिएगा क्योंकि बड़ा है। इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, molecular dipoles are randomly aligned, so they show net electric dipole moment 0. So they show net electric dipole moment 0. तो अब पहला डायग्राम बनाना है आपको। ये बात लिखने के बाद पहला डायग्राम मैंने जैसे आपको बोला फर्स्ट डायग्राम, फिर आ जाइए दूसरे पे। बट जगह छोड़ दीजिए अभी, जब वीडियो एंड होने के बाद बना लीजिएगा। बट when ऐसे लिखिए, when such material is placed in external electric field, then all the dipoles are aligned in one direction. So net dipole moment becomes 0. So net dipole moment becomes 0. In this way electric field presents inside the, in this way electric field presents inside the polar dielectrics. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब दूसरा डायग्राम आपको यहाँ बनाना है इसके नीचे। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने डायलेक्ट्रिक्स के बारे में जाना, अगली वीडियो में हम इसके नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स पर डिस्कस करेंगे। आपको बहुत अच्छे से जानने की जरूरत होगी, तब हम आपको कंडेंसर के बारे में बताएंगे जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है। तो कंडेंसर मार्केट में पेपर कैपेसिटर करके आता है, तो आप जाते हैं फैन के लिए पेपर कैपेसिटर लाते हैं, ऑयल कैपेसिटर लाते हैं, यूजुअली पेपर मिलता है। तो
उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं बेटे। और आपका एग्जाम आने वाला है तो आप उसके लिए पढ़ाई करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। लेकिन जो बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, अगर वो बाय मिस्टेक है ना नहीं समझ पा रहे हैं बातों को, तो वो गलती उनकी है, मेरी इसमें कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।